नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको जियोग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और उससे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपकी यूपीआरओ यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन लगभग 70 से 80 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर रहेंगे। आरओ में कई बार आपके पूछे गए हैं और खासकर पीसीएस के लिए भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि चौथा, छोटा नागपुर पठार से। चौथा इसका सही जवाब है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यह पश्चिम बंगाल से होते हुए बहती है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से होते हुए बहती है, यहाँ से निकलते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बहती है। उसके बाद देख लेते हैं, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। इसका चौथा सही जवाब है, आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब है। उसके बाद देख लेते हैं, हिमालय पार की नदियां हैं। हिमालय पार की नदियां जैसे कि ये भारत है और ये हिमालय की चोटियां हैं, तो कौन सी नदियां हैं जो हिमालय के पार से निकली हैं? यहाँ से ऐसी इस प्रकार से जो हिमालय के उस पार से निकली है, यानी कि ट्रांस हिमालय से कौन कौन सी नदियाँ निकली हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन चौथा, चौथा इसका सही जवाब है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज ये तीनों नदियां हिमालय पार की नदियां हैं। और गंगा नदी जहां पर आ रही है, क्योंकि यह गंगा नदी गंगोत्री से निकली है, आपको पता होगा गंगोत्री से गंगा नदी निकली है, तो यह हिमालय पार की नदी नहीं है। इस कारण से पहला गलत, दूसरा गलत और तीसरा गलत। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो अलमाटी बांध ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? कृष्णा नदी और कर्नाटक राज्य में। इसका तीसरा सही जवाब है, कृष्णा नदी पर और कर्नाटक राज्य में अलमाटी बांध बनाया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो निम्नलिखित नदियों में से लंबाई के अनुक्रम में उनको रखना है कि कौन सबसे लंबी है और फिर कौन उससे छोटी है, इस क्रम में हमें इसको रखना है। तो इसमें देख लेते हैं, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र है। फिर दूसरी है गंगा, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। गंगा की है 2525 किलोमीटर। उसके बाद गोदावरी की लगभग 2000 के आसपास है। उसके बाद नर्मदा की 1600 के आसपास है। तो ये चार नदियां हैं जो लंबाई के क्रम में हैं, याद कर लीजिएगा इनको। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो मेट्टूर बांध यह किस नदी पर बनाया जा रहा है? कावेरी नदी पर। और कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु में मेट्टूर बांध बनाया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? यानी कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, गंगा नदी है। उसके बाद देख लेते हैं 8वां नंबर, मैथान, बाल पहाड़ी व तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? बराकर नदी, झारखंड की यह फेमस नदी है, झारखंड की, और यहीं पर यह बांध बनाए गए हैं। इनमें बराकर बांध और तिलैया, ये तिलैया बांध काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है। तो याद रखिएगा मैथान और बाल पहाड़ी एवं तिलैया तीनों बांधों को। उसके बाद आगे देख लेते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। तीसरा इसका सही जवाब है, पद्मा। और मेघना ये ये बांग्लादेश में किसको नाम से जाना जाता है? जब मेघना और जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में मिल जाती हैं
तो ये जो मिलकर एक धारा बनती है उसको मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। और सांगपो नदी तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। और जमुना नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही जवाब क्या है? चंबल नदी पर। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है, जमुना। उसके बाद देख लेते हैं, थीन बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो थीन बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? ये व्यास नदी पर। याद रखिएगा, चौथा इसका सही जवाब है, व्यास नदी पर थीन बांध बनाया जा रहा है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन कौन है? तो पहली तो गंगा है, देखिए गंगा कहाँ है, और उसके बाद क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो दो नदियाँ भारत की सबसे अधिक नौगम्य हैं, यानी कि यहाँ पर नावों द्वारा यात्रा की जा सकती है। सबसे अधिक गंगा, और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है, असम में काफ़ी चौड़ी है। इस कारण से ये दो नदियाँ इन्हीं पर, इसीलिए NH1 वो जो वाटर मार्ग है वो पहला वाला गंगा नदी पर और दूसरा वाला जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये दो नदियों पर दो जलमार्ग हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। दूसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद हम देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो ये कौन सा इसका सही जवाब है? ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, गंगा नदी पर सबसे बड़ा लंबा सड़क सेतु बना हुआ है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। दूसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोयना बांध स्थित है। तो कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। चौथा इसका सही जवाब है, महाराष्ट्र में। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। तो गंगा का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है, गंगोत्री में। दूसरा इसका सही जवाब है, और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, मेट्टूर बांध अवस्थित है। तो मेट्टूर बांध कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, मानस किस नदी की उपनदी है? तो मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो भारत में किस नदी का उद्गम नहीं है? तो ये पहला इसका सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में है, इसलिए पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। तीसरा इसका सही जवाब है, बेतवा नदी पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। जैसे कि भारत का क्रम हुआ ऐसे।
और फिर तो यहाँ से बहती हुई फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम से, बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है, सबसे पूर्वी भाग, इसीलिए इसका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश होगा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी में या राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है और महानदी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, महानदी पे स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितने की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो सलाल बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन पहला इसका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास इनमें से सभी नदियों का, यानी कि सतलज का भी, सिंधु का भी और ब्रह्मपुत्र, यानी कि इन सभी में इनका इस उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील के पास। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। तो याद रखिएगा, टिहरी बांध भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध है कहाँ पर है? तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो इसका सही जवाब क्या है? हीराकुंड बांध, ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है, उड़ीसा में है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसमें कृष्णा नदी है नहीं, पहला गलत, तीसरा गोदावरी नहीं, चौथा कावेरी नहीं, तो दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है बेतवा नदी। तो बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यह यमुना की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से यह यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? टिहरी बांध, याद रखिएगा। टिहरी याद कैसे रख सकते हैं? टिहरी में टी सबसे पहला शब्द आता है और टी में सबसे ऊपर क्या है? देखिए ये पूरा, ये समझ लो कि बांध बना है। तो टी में टिहरी, टी से टिहरी सबसे ऊंचा बांध। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है सिंधु, याद रखिएगा, सिंधु नदी है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी, सिंधु नदी। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कौन सी एक नदी विनाशक नदी कहलाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसीलिए यह एक विनाशक नदी के रूप में भी कहलाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो इसका सही जवाब क्या है? हुगली, दूसरा इसका सही जवाब है, हुगली नदी पर सबसे बड़ा नदी मुख है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि दामोदर में हर साल बाढ़ आती है, जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं
इस कारण से इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो इसका सही जवाब क्या है? कोसी नदी अपने मार्ग को परिवर्तन करने के लिए विख्यात है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? अलग अलग दिशाओं में बहने वाली और अमरकंटक से निकलने वाली। तो एक तो नर्मदा नदी है और दूसरी है सोन नदी। सोन नदी पूरब की ओर बहती है और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो यही दोनों इसका सही जवाब है, नर्मदा और सोन नदी। तो पहला इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला, राष्ट्रीय जनता पार्टी, तो यानी कि राजग सरकार द्वारा ये पहली बार प्रस्ताव में रखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा की सहायक नदी है। तीसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? हुगली। याद रखिएगा, हुगली नदी भारत में सबसे अधिक ज्वार भित्ति वाली नदी है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो अरुण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? कोसी नदी इसका सही जवाब है। चौथा, कोसी नदी को अरुण नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका सही जवाब क्या है? कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो इसका सही जवाब चौथा है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल और सतपुड़ा ये पर्वत श्रेणियों के बीच से होते हुए बहती है और फिर गुजरात में अपना ज्वारनदमुख बनाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को। याद रखिएगा, तीसरा इसका सही जवाब है, महानदी को उड़ीसा को शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। इसका सही जवाब क्या है? तीसरा इसका सही जवाब है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर गोदावरी नदी बहती है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी स्रोत है। तो किस नदी का स्रोत है इंदौर के समीप स्थित जना पाव पहाड़ी? तो इसका सही जवाब क्या है? तापी नदी का। याद रखिएगा, तीसरा इसका सही जवाब है तापी नदी का। उसके बाद अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो मानसरोवर झील। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, यानी कि लवणी नदी कौन सी है भारत की? तो ये लूनी नदी है। और लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो अपना जल अरब सागर में नहीं गिराती, बल्कि यह रेगिस्तान में ही, कच्छ के रेगिस्तान में यह गायब हो जाती है, बहते हुए आती है और यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और बीच में ही यह गायब हो जाती है। तो एकमात्र ऐसी नदी है भारत की। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब है। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही जवाब क्या है? नर्मदा नदी। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में
कहाँ पर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? देवप्रयाग में। दूसरा इसका बिल्कुल सही जवाब है देवप्रयाग। उसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि गंगा नदी गंगोत्री से तो निकलती है, यहाँ से गंगा नदी उद्गम स्थल होता है, उसके बाद देवप्रयाग में यह आकर मिलती है। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनदमुख का निर्माण कौन सी नदी करती है? इसका सही जवाब क्या है? नर्मदा नदी। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं भारत में? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला कावेरी, गंगा और महानदी, क्योंकि यह नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, इस कारण से ये सारी नदियाँ ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन 3 विशिष्ट रूप से भिन्न है? कौन 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो वो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पश्चिम में अपना जल गिराती है, जबकि बाकी सारी नदियाँ अपना जल पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन पहला मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? तो इसका सही जवाब क्या है? महानदी। महानदी ये पूरब दिशा में बहती है, इस कारण से यह एस्चुरी नहीं बनाती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, यानी कि विलीन हो जाती है? तो लूनी नदी है, पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही जवाब क्या है? ताप्ती नदी। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है, क्योंकि यह पश्चिम दिशा में गुजरात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में यह अपना क्या बनाती है? ज्वारनदमुख बनाती है, इस कारण से इसका सही जवाब है दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है? तो कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अमरावती नदी। याद रखिएगा, अमरावती नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी की। याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? सतलज नदी। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यह मानसरोवर झील में राकसताल में है। याद रखिएगा, राकसताल से सतलज नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती? तो इसका सही जवाब क्या है? तवा, सोन, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, क्योंकि गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो भारतीय क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल नहीं है, यह तिब्बत से निकलती है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये तीनों नदियाँ अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या है? घाघरा नदी। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो ज्वारनद मुख का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? इसका सही जवाब है तीसरा, नर्मदा एवं तापी नदियाँ। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या है? गोदावरी नदी। चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। चौथा। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही जवाब क्या है? दक्षिण भारत के पठारी भाग को दो भागों में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न है, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय काटकर बही हैं, बहकर आई हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, याद रखिएगा, बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहते हैं या वृद्ध गंगा भी इसे कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो कौन सी नदी ने सबसे अधिक परिवर्तन किया है अपने पथ का? इसका सही जवाब क्या है? कोसी नदी पहला इसका सही जवाब है। बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। उसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो भ्रंश द्रोणी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका सही जवाब क्या है? नर्मदा नदी। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी है। ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है। उसके बाद मानस किस नदी की उपनदी है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। उसके बाद है अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, यह प्रश्न आपके लिए है। आप कमेंट में इसका जवाब बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको यदि अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर बता पाएंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज़ की भी और भी प्लेलिस्ट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं फिर कल नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।